हेलो एवरीवन। आज है 3 मार्च और 3 मार्च के द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज को आज हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो हमारे लायक हो सकते हैं, यानी कि हम उन्हें डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है यू टर्न एज सेल्फ गोल। जैसा कि पाकिस्तान ने पहले इसमें वक्तव्य दिया था, यानी कि बोला था कि वो पाकिस्तान भारत से कपास और चीनी का आयात करेगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने ये जो अपना स्टेटमेंट था उसे वापस ले लिया है। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि अभी भी पाकिस्तान ये चाहता है कि जो 300 आर्टिकल 370 370 हटाया गया है जम्मू कश्मीर से, उसको फिर से लागू कर दिया जाए, तभी कुछ व्यापार के दृष्टिकोण से बहाल हो पाएगा। और इसमें पुलवामा अटैक के बाद से कपास और चीनी का आयात जो है उन्होंने बंद कर दिया था। आपको पता होगा कि कपास के उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान रखता है और चीनी के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। लेकिन अब इमरान सरकार ने किस दबाव में ये फैसला वापस लिया है ये सभी जानते हैं। सैन्य प्रमुख बाजवा के दबाव में ये फैसला माना जा रहा है कि पहले 370 पर बात होगी, उसके बाद कोई व्यापारिक संबंध बहाल हो सकते हैं। अब इसमें जो एक आर्टिकल में एक पॉइंट ये भी बताया गया है कि जो पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने 200% का टैरिफ लगा दिया था निर्यात पर और आयात पर पाकिस्तान के, तो उसको ये एक फैसला है कि जिससे वो हटा सके। अगर भारत इसे हटा देता है तो शायद पाकिस्तान आयात को जारी रख सकता है। और हम देखेंगे इस आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा आर्टिकल है हमारा पुलिस नीड्स अ मेक ओवर। पुलिस को किस तरीके से सुधार की आवश्यकता है वो इस आर्टिकल में बताया गया है। क्योंकि महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि सचिन बजवे वाला जो एक आया हुआ है, आपने देखा होगा काफ़ी इस समय हाईलाइट है, जिसमें उन्होंने मुकेश अंबानी घर के सामने जो स्कॉर्पियो पाई गई जिसमें विस्फोटक था, उसके मालिक की हत्या में सचिन का नाम आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो अब एक जो साठगांठ होती है पुलिस की और मंत्रियों की, उसको उजागर कर रहा है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जो महाराष्ट्र पुलिस है वो मंत्रियों के इशारे पर काम करती है। जो गृह मंत्री हैं उनका क्या इसमें रोल रहा है और किस तरीके से सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं और स्टेट की भी पुलिस लिप्त रहती हैं इन सब मामलों में, वो इस आर्टिकल में बताया गया है। इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे आगे। व्हाट दीदी वांट्स, ये जो बंगाल चुनाव है उससे रिलेटेड है आर्टिकल, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, पॉलिटिकल आर्टिकल है। फिर हम आते हैं आइडिया पेज पर। आइडिया पेज में 2 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है अ यूनिवर्सिटी इज़ नॉट ए कॉरपोरेशन। देखिए, जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होती हैं कि आप उसको एक कॉरपोरेशन के तरीके डील करें, उस पर आप लाभ कमाना चाहें। तो और क्या क्या तरीके हो सकते हैं इस आर्टिकल में बताया गया। हालांकि अच्छा आर्टिकल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको आप पढ़ें। दूसरा आर्टिकल है अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जो NEP आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उससे रिलेटेड है आर्टिकल, इसे भी आप पढ़ेंगे। तो हम सिर्फ 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है यू टर्न एज सेल्फ गोल और पुलिस नीड्स अ मेक ओवर। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं हम। पहले आर्टिकल में बताया गया है कि जो 31 मार्च को एक फैसला लिया गया था, उसमें जो ये बात कही गई थी कि कॉटन यानी कि सूती धागे और चीनी के आयात की अनुमति दे दी गई थी भारत से, लेकिन फिर उस पर एक डिसअपॉइंटमेंट तरीके से यूटर्न ले लिया गया था और अपनी गलतियों को सुधारने की बात कही गई थी कि व्यापारिक समझौते संबंध सुधारे जाएंगे, लेकिन उस पर फिर से पाकिस्तान ने एक तरीके से यूटर्न ले लिया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद में सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा के भाषण के में आर्थिक समन्वय समिति द्वारा अपनाए गए व्यापार प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें उन्होंने दक्षिण एशिया में आगे बढ़ने के तरीकों के रूप में व्यापार के बारे में बात कही थी। वह भाषण जिसमें जम्मू कश्मीर के प्रस्ताव को स्थायी शांति के तरीके से निपटाने की भी बात कही गई थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से इंडिया द्वारा 370 आर्टिकल हटाया गया था, उसके बाद से पाकिस्तान इस तरफ रुख चाहता है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से बहाल हो सके, उसे एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सके।
आप सबको पता होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान में इमरान सरकार का रोल रहता है। सेना के एक रबड़ स्टैम्प के तौर पर वहाँ का प्रधानमंत्री कार्य करता है और सेना की किस तरीके से वहाँ पर पैठ होती है, ये सब इस आर्टिकल में आपको बताया गया है। और अब जिस तरीके से इसमें यह बताया गया है कि नागरिक की भलाई के लिए जो पाकिस्तान को कार्य करना चाहिए था, सरकार को कार्य करना चाहिए था, वो अब इसमें उस तरीके का रोल नहीं निभा पा रही है। वो सिर्फ कश्मीर कश्मीर और सिर्फ कश्मीर, जितने भी मंच होते हैं, विदेश जो कोई मीटिंग होती है उसमें भी वो वही रोल अपनाते हैं। पुरानी शैली को नागरिक सरकार मतलब पाकिस्तानी सेना की झड़प भी होती रहती है मंत्रियों के साथ कई वर्गों में। तो ये सब इसमें बताया गया है। अब जो सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि हालांकि पाकिस्तान को आश्चर्य हो सकता है कि कश्मीर में क्या बदला है, ये पाकिस्तान स्वीकार करने से पीछे हटता है। जबकि 370 आर्टिकल के हटने के बाद जो विदेशी प्रतिनिधिमंडल भी आया था उसने भी ये माना है कि जो जम्मू कश्मीर में बदलाव है, लोकतंत्र की बहाली है, वो काफ़ी सम्मानजनक स्थिति मानी जा सकती है। जिस तरीके से वहाँ चुनाव हुए हैं, पंचायत चुनाव, ये सभी उसके 370 के हटाने आर्टिकल 370 के हटाने को बिल्कुल सही साबित करते हैं। अब पाकिस्तान जो कि ऋण से दबा हुआ है, बीमारी से जो कोविड-19 से ग्रस्त है, पूरी तरीके से कोविड-19 वहाँ फैल रहा है और उन पर ऋण का दबाव है। जो छोटी किस्तों के जरिए आईएमएफ ऋण जो मंजूर करता रहता है, उससे पाकिस्तान का भला बिल्कुल भी नहीं होना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को आतंक के वित्त पोषण के लिए काली सूची में, अभी फिलहाल में वो ग्रे सूची में है, लेकिन मई स्टार्टिंग तक अगर उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाए, यानी पाकिस्तान ने अगर इसमें ठोस कदम नहीं उठाए, तो उसे ग्रे सूची से हटाकर काली सूची में डाला जा सकता है। अब जिस तरीके से कोविड-19 के बाद वहाँ पर भी लॉकडाउन लगाया गया था, कपास की पैदावार में भारी गिरावट के बाद भारत से मांग उठती रही कि मतलब पाकिस्तान मांग उठाता रहा भारत की तरफ से कि उसे आयात किया जाए। भारत ने भी इस पर नरमी बरती और अभी जो शांति समझौते की बात चली है उस पर भी पाकिस्तान के पक्ष में ही भारत ने बोला कि ठीक है, कपास का हम आपको निर्यात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपने स्टेटमेंट को वापस लिया है वो किसी तरीके से जायज नहीं है। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि अब राज्य मतलब एलएसी पर जो गतिरोध है दूसरे देशों के साथ, भारत की जो सीमाएं हैं, भारत किसी भी देश के साथ, किसी भी अपने पड़ोसी देश के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं चाहता है। आर्थिक रूप से वैसे भी तबाह हो चुके पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति ने बुधवार को ही अपने देश में स्थानीय लोगों की बढ़ती मांग और कीमतों पर काबू पाने के लिए भारत से कपास और चीनी आयात को बहाल करने का फैसला लिया था। अब यह कारोबार पिछले 2 सालों से बंद था, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। चीनी के मामले में वो दूसरे स्थान पर है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद उनकी मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने भी ट्वीट करके कहा कि कैबिनेट ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के साथ कोई कारोबार नहीं होगा। कश्मीरी मसले पर अपने बेसुरे बोल के लिए जाने जाने वाले मजारी ने बताया कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने साफ कहा है कि भारत के साथ संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि कश्मीर की स्थिति में 5 अगस्त 2019 को किए गए बदलाव को पलट न दिया जाए, यानी आर्टिकल 370 फिर से बहाल कर दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईसीसी यानी के सभी फैसलों को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही उन्होंने सरकार के फैसलों की श्रेणी में माना जाएगा। तो एक तरीके से पाकिस्तान अभी भी मान नहीं रहा है, वो किसी न किसी तरीके से भारत को नीचा दिखाना चाहता है। अब ये जो एक टर्म यूज़ हुआ है ईसीसी, यानी कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये पाकिस्तान की समिति है। नेक्स्ट आर्टिकल है पुलिस नीड्स अ मेक ओवर। इस आर्टिकल में बेसिकली पुलिस की बुराई ही की गई है कि किस तरीके से पुलिस अपने स्वतंत्र तरीके से कार्य नहीं कर पाती है। तो जो महाराष्ट्र में जो घटना अभी हाल फिलहाल में हुई है, जो मुकेश अंबानी के घर के सामने एक स्कॉर्पियो पाई गई थी जिसमें विस्फोटक था, उसमें राज्य के गृह मंत्री का भी नाम आया है। नाम इस तरीके से आया है कि पुलिस कमिश्नर ने खुद उनका नाम लिया है कि उन्होंने ये बोला था कि अभी फ़िलहाल में हमें
100 करोड़ रुपए मंथली चाहिए। आप कह सकते हैं एक तरीके से उगाही, कि मतलब उनको आप इतनी घूस कह सकते हैं या फिर वसूली कह सकते हैं। तो ये एक शर्मनाक बात आई है कि राज्य का गृह मंत्री खुद इस बात की उगाही करता है। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका का निपटारा करते हुए माना कि मामला काफ़ी गंभीर है और बड़े पैमाने पर व्यवस्थापक जो हैं वहाँ पर लिप्त रहते हैं इन सब चीज़ों में, और अनुच्छेद 226 को भी इसमें प्राथमिकता दी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष संविधान में ये कहा गया है कि वहाँ पर व्यापक शक्तियाँ प्रदान हैं, लेकिन प्रकाश सिंह के मामले में अपने स्वयं के निर्णय का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि केवल समय समय पर सुनाए जाने वाला यह मंत्र नहीं है। जब तक इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी, इसके लिए कोई ठोस स्टेप नहीं उठाया जाएगा, तब तक स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। इसमें सबसे ज़्यादा रोल कोर्ट को ही उठाना होगा। इसमें जो एफआईआर दर्ज करी गई है गृह मंत्री के खिलाफ, उसके बाद भी अगर गृह मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है। आगे आर्टिकल में बताया गया है तीसरा पैराग्राफ में कि सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने के जो इस निर्देश हैं वो अस्पष्ट हैं। हालांकि माननीय न्यायाधीश यह भूल गए हैं कि जब मौजूदा संस्थाएं कोई फैसला देने में विफल रहती हैं तो आम आदमी न्यायपालिका की ही तरफ रुख करता है। यहाँ राज्य सरकार सभी संभावनाओं में जबरन वसूली रैकेट के जो आप कह सकते हैं कि जो सरकार है वो लिप्त पाई जा रही है। नौकरशाही, पुलिस, मंत्री सभी आप देखेंगे तो इन सब मामलों में लिप्त रहते हैं। यह एक असाधारण स्थिति है जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप करने के बावजूद भी आप समझ सकते हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट भी तकनीक रूप से सही है जब वो कहता है कि आरोप के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए, लेकिन यह कहते हुए कि अब कोर्ट भी ये मानता है कि इसमें सुचारू रूप से और सही तरीके से जांच इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि जो गृह मंत्री हैं, जो पुलिस है, राज्य की पुलिस है, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और आरोप भी गृह मंत्री के पर ही लगे हैं। तो ये कैसे माना जा सकता है कि जो गृह मंत्री हैं वो जांच को बिल्कुल सही तरीके से सच्चाई को सामने आने देंगे? ये सबसे बड़ा इस पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि जैसी चीज़ें इसमें दिखाई जा रही हैं वैसी है नहीं। अब इसमें जो आरोपित होते हैं वो तो बच निकलते हैं और जो साक्ष्य होते हैं, जो सबूत गवाही होती है, वो क्यों एक के बाद एक मारे जाते हैं या उनकी हत्या हो जाती है, इस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है जगह। और इसमें आगे बताया गया है कि केस तो दर्ज हो जाते हैं, लेकिन जो घटना है वो 25 वर्षों पुरानी भी है कि जब 1996 में सुप्रीम कोर्ट में पुलिस सुधारों के लिए एक याचिका दायर की गई थी। देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि 1996 में एक याचिका दायर करी गई थी सुधारों के लिए कि पुलिस महकमे में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने ही 2 नवंबर 1996 को एक हलफनामा दिया था कि ऐसी सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये एक काफ़ी बड़ा आप कह सकते हो उस समय मीडिया का इतना रोल नहीं था, मीडिया में ये बातें नहीं उठी होंगी। नहीं तो अगर पुलिस में सुधार की आवश्यकता है और अगर उसमें जनहित याचिका दायर की जा रही है तो इसमें तो सरकार को खुद आगे आना चाहिए था और इसमें ये बोलना चाहिए था कि हाँ, अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो हम उसे लागू करेंगे और अपनी पुलिस व्यवस्था को और अच्छा बनाएंगे। तो इसमें कोई अच्छा रोल नहीं रहा महाराष्ट्र सरकार का। इसमें आगे ये बताया गया है कि राज्य प्रतिबूधि आयोग का गठन किया गया। इसमें भारत के संविधान की भावना के अनुरूप ही कई फैसले भी लिए गए। उच्चतम न्यायालय द्वारा 22 सितंबर 2006 को हाईस्टोन मतलब कई ऐसे निष्कर्ष निकाले गए जो काफ़ी माइलस्टोन साबित हो सकते थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। 9 जनवरी को फिर से एक हलफनामा दायर किया गया और 2007 में यह कहते हुए कि कानूनी और व्यवहारिक कारणों से मजबूर किया जा रहा है, यानी कि सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि उसको यानी सरकार को पुलिस महकमे में किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता नहीं है। ये एक ऐसे स्टेटमेंट थे जो महाराष्ट्र में पुलिस व्यवस्था को पूरी तरीके से बयां करते हैं कि वो महाराष्ट्र सरकार की जो पुलिस है वो किस तरीके से अंडरवर्ल्ड के लिए काम करती है, वहाँ के मंत्रियों के लिए काम करती है। तो ये काफ़ी इसमें गलत इमेज पेश हो रही थी। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि पुलिस के जो कार्य हैं उस पर दिन प्रतिदिन किसी न किसी तरह से उंगली उठती रहती है और ये उंगली सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं कई राज्यों में भी उठती है,
कई राज्यों के फैसले भी इसमें जैसे उत्तर प्रदेश में अभी विकास दुबे केस हुआ था, उसमें भी पुलिस काफ़ी कैटेगरी में आ गई थी कि अगर आप किसी को ला रहे हैं तो क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि कार पलटी और कोई पुलिसकर्मी जख्मी नहीं हुआ और विकास दुबे को गोली मार दी गई, उसने भागने की कोशिश करी। और भी कई ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र तो है ही, इसमें मतलब पुलिस का रोल हमेशा संदेहास्पद रहा है। उनकी सांठ गांठ किसी न किसी तरीके से मंत्रियों से और जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं या फिर मुजरिम होते हैं उनसे निकलती रहती है। पैसे लेकर कई मामलों को दबाया जाता है या फिर कई मामलों को नोट एफआईआर ही नहीं की जाती। तो ये सब एक कई तरीके हैं जिसमें पुलिस को सुधार की आवश्यकता है। और अब इसमें आगे का रास्ता क्या हो सकता है? आगे का रास्ता यही हो सकता है, लास्ट में लिखा गया है आर्टिकल में, कि पुलिस को और शक्तियां प्रदान की जाएं। पुलिस को मतलब इस तरीके से उसका रोल हो कि वो किसी नेताओं के कहने पर या एक फ़ोन पर वो किसी कार्रवाई को अंजाम ना दें। अपने स्वतंत्र तरीके से अपने विवेक से फैसला लें, जो सही हो उसे सही करें, अगर कोई गलत है तो उसे सज़ा दिलाएं। पुलिस का रोल यही होता है। अब महाराष्ट्र का क्या रोल है, महाराष्ट्र आगे वाले आने वाले समय में वहाँ की राजनीति पर इसका इस केस का क्या असर पड़ता है वो आने वाले समय में दिखाई देगा। और मैं ये चाहूँगा कि जो आइडिया पेज में 2 आर्टिकल थे आप उसको ये पढ़ें, ये अच्छे आर्टिकल हैं। द यूनिवर्सिटी इज़ नॉट ए कॉरपोरेशन और अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ये दोनों आर्टिकल आपको पढ़ने चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।